अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोब ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बारे में बात किया था एंड वी टच्ड लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम हिस्ट्री में जो 3 टर्म्स जो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज से हम अपने लेक्चर्स में एंड ऑफ द लेक्चर हम मोटिवेशन की बात करेंगे, हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि आजकल जिस तरह के आप कह सकते हैं हालात चल रहे हैं, उसके बाद हमें चाहिए कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसे एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल में हर इंडिविजुअल को साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि वो अपने इमोशंस को कैसे इंटेलिजेंटली कंट्रोल कर सकता है उसके बारे में बात कर सकें और हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी अच्छा कर सकें। सो वी स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। हमने लॉकी के बारे में बात की थी, टेब्यूला रासा की बात की थी फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद 19th सेंचुरी में बिगनिंग हुई थी साइंटिफिक साइकोलॉजी की। अब साइंटिफिक साइकोलॉजी विलियम वुड ने फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई थी लिपिजिंग जर्मनी में इन 1879 में। अब वुड ने जो काम किया था वो उन्होंने विजन पे, मेमोरी पे, अटेंशन पे काम किया था और इमोशंस पे काम किया था। अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसको ऐसे ही वुड ने प्रेजेंट नहीं कर दिया था, उसने इसके लिए एक लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने प्रूव किया था कि ताकि हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक साइकोलॉजी कह सकें। उसके लिए उसने टर्म यूज़ की थी इंट्रोस्पेक्शंस। इंट्रोस्पेक्शंस रेफर्स टू ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द नेचर ऑफ वंस ओन परसेप्शन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब ये है कि हम लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए जो है वो अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को जो है वो ऑब्जर्व भी करेंगे और उनको रिकॉर्ड भी करेंगे, और इसके थ्रू ही हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता चलेगा। आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपसे पूछे कोई कि इसकी एग्जांपल दें, तो आप लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर आप लोगों की रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह से लेंगे कि हाउ हैवी दे परसीव एन ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये कहेंगे कि अ फ्लैश ऑफ लाइट एक पर्सन के लिए उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब ये जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हर पर्सन एक ब्लॉक का अगर वेट 5 ग्राम है तो उस हर पर्सन के लिए वो डिफरेंट परसीव करेगा। ये वुड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि हम इसको किस तरह से लैब में परफॉर्म कर सकते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट ईबी टिचनर ने दिया था, जो कि वुड का स्टूडेंट था। अब स्ट्रक्चरलिस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ब्रेकिंग डाउन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रेन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। वो बात ये करते हैं कि अगर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की बात करें और उसको ब्रेक डाउन करें कि हर पार्ट जो है वो क्या काम करता है या वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, तो हम इसके अंदर उसमें हम स्ट्रक्चरलिस्ट की बात करेंगे। देन वो बात करता है डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द माइंड। अब जो हमारे माइंड के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से जो है वो कैपेबल होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के। स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कंटेंट्स ऑफ माइंड को जानने के लिए। बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म में कंटेंट्स ऑफ माइंड होता है एज कंपेयर टू द फंक्शंस ऑफ द माइंड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है विलियम जेम्स का फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिस्ट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को डिनाई करते हैं। वो ये कहते हैं कि फंक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट्स ऑफ द माइंड। फंक्शनलिज्म जो है वो पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस पे बेस होती है और बिहेवियर की बात करती है। फंक्शनलिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि माइंड डिफरेंट इन्वायरमेंट में फंक्शन कैसे करता है।
अब जब फंक्शनलिज्म की बात हो रही थी तो उसी दौरान बायोलॉजी में डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की भी बात हो रही थी कि एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था, तो किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो खुद को चेंज करता है और अडेप्ट कर लेता है न्यू एनवायरनमेंट के अंदर। और जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं, इसके बाद जो है वो क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट हो रहा था और जो है वो इंडिविजुअल अडेप्ट कर रहे थे जो है वो उसी एनवायरनमेंट के साथ। तो फंक्शनलिज्म जो हो फंक्शनलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि वो जो भी रिकॉर्डिंग्स करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस करेंगे वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में करेंगे, वो लैब एक्सपेरिमेंट में कोई काम नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली जो भी इंडिविजुअल अडेप्ट कर रहा है चीज़ें वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे, ऑब्जर्वेशंस लेंगे, वहीं पे रिकॉर्डिंग्स करेंगे और फिर उसको रिजल्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इनफ है, इतना ही हमारे लिए, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ग्रैब कर सकें। जो हम मोटिवेशन के बारे में बात करेंगे आज, जो कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे वो होगा लेट गो का। अब साइकोलॉजी में जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स के साथ लेट गो की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें या हम ये बात करें कि आम हमारी लाइफ में हम इस टेक्निक को कैसे लेके चल सकते हैं, तो वो हम इस तरह से बात करेंगे कि हमारे अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो रिलेशन हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ है, हमारे सिबलिंग्स के साथ है, हमारे पार्टनर के साथ है या फिर हमारे रिलेटिव्स के साथ है, तो उसमें जो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि आप छोड़ नहीं सकते या कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिससे आप हर्ट होते हैं। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या उसको लेट गो कैसे करना है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसके लिए जो है वो ज़रूरी बात यह है कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आपने फ़ौरन से रिएक्शन नहीं देना। आई बिलीव कि अगर आप हमें हमेशा ही ये सिखाया जाता है कि आप सोच के बोलें, तो साइकोलॉजी को भी इसी टर्म्स में हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि आप उस इन्वायरमेंट को जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उसको छोड़ दें। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, आप अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं और जैसे ही हार्मोन्स चेंज होंगे आपके इमोशंस और आपके रिएक्शंस जो हैं वो चेंज होंगे। तो उस इन्वायरमेंट को छोड़ना जो है वो बेहतर है कि आप रिएक्शन दें। सेकंड थिंग इज़ कि जब भी हम बातों को या किसी ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं तो वो हमारे लिए तकलीफ दे है कि अगर हम छोड़ते नहीं हैं बातों को, हमें लगता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो ये शो होगा कि हम वीक हैं। हालांकि उसको पकड़े रखना, खुद को तकलीफ देना, हर वक्त उस नेगेटिव बात के बारे में सोचते रहना ज़्यादा तकलीफ दे होगा कि आप उसको जाने दें। और जैसे ही आप ये लेट गो की टेक्निक करेंगे और आप कहेंगे कोई बात नहीं, कि हो सकता है कि वो किसी और सिचुएशन में हो या हो सकता है कि वो उसके इमोशंस या उसकी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर उसने ऐसे बोल दिया है, या हो सकता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने तो नहीं कहीं कुछ कहा या मेरा बिहेवियर जो है वो ऐसा तो नहीं था कि उस इंसान ने ऐसे रिएक्ट किया। तो किसी के बिहेवियर के बारे में सोचने से पहले या वो जो टाइम हम उधर वेस्ट करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मैंने तो नहीं कुछ ऐसे किया, या अपने इमोशंस पे काम करें। जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो आप जैसा प्रेजेंट करेंगे अपने आप को लोगों को,
तो लोग भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इसलिए लेट गो की जो टेक्निक है वो हमें हमारे रिलेशनशिप्स में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और यही जो है वो बात मैंने साइकोलॉजी से सीखी है कि जब आप चीज़ें छोड़ देते हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते हैं या आप थोड़ा टाइम देते हैं, तो कुछ जो है वो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। अब आप अपने कमेंट्स में ये बता सकते हैं, या ये जो हमने मोटिवेशन का एक लेक्चर स्टार्ट किया वो इसलिए था ताकि हमारा इंटरेक्शन बनता रहे और हम एक दूसरे से बात कर सकें, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपना कथारसिस कर सकें कि जो बातें या जो गलत बात हम किसी से कहेंगे वो हम आपस में डिस्कस कर लें कि अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर जो है वो अच्छा बेनिफिशियल साबित होगा। और अगर आप कुछ भी नई चीज़ कहते हैं या आप कहते हैं कि कुछ टेक्निक डिफरेंट होनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।